जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है देसी घी का तमाचा। पापा, आप क्या दिन भर कॉफी पीते रहते हो? गुंजन परेशान हो जाती है। दिन भर कॉफी बनाते बनाते वह भी दिन भर काम करते करते थक जाती है। और बर्तन भी तो कितने हो जाते हैं। जब बने तभी पिया करो। गुंजन को अलग से ऑर्डर मत दिया करो, दीपक ने कहा और अपने कमरे में चला गया। चौधरी प्रसाद जी अपमान का घूंट पीकर रह गए थे। सिर्फ एक कॉफी के लिए इतना सुनना पड़ता था उन्हें। दुकान में जब काम करते थे तो कॉफी की लत लग गई थी। तब ललिता जी घर पर ही जब चाहे कितनी भी कॉफी बना दिया करती थी उनके लिए। अभी भी ललिता जी बना सकती थी, पर गुंजन उन्हें ताने देती थी कि आप पूरा दूध कॉफी में ही खत्म कर देती हो। पापा जी सारे दूध की कॉफी पी लेंगे तो मेरे बच्चे क्या पिएंगे? गुंजन की बातों से ललिता जी का मन भी आहत रहता था। तभी तो वह अपनी मर्जी से रसोई घर में जाकर कुछ भी नहीं बनाती थी। जो बहू ने कह दिया वही करती थी। उस दिन जब वह रसोई घर में रोटी बना रही थी, तभी गुंजन आकर रोटी चेक करने लगी। ओहो, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटियों पे ज्यादा घी मत लगाया करो। समझ में नहीं आता है क्या आपके? इस उम्र में ज्यादा दूध घी खाकर क्या करोगी? ज्यादा दूध घी खाओगी तो गैस बन जाएगी और फिर हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। एक तो दूध घी इतना महंगा और ऊपर से डॉक्टर का बिल इतना महंगा, फिर दवाइयां भी कितनी महंगी पड़ती हैं। अपनी बहू की बातें सुनकर ललिता जी चुप हो गई। उस दिन के बाद से बहू ने घी का डिब्बा छिपा कर रख दिया था, तो ललिता जी रोटी बिना घी चुपड़े ही खा लेती थी। हालांकि घी के बिना रोटी उनके गले से नीचे नहीं उतरती थी, फिर भी वह कोशिश करती। और चौधरी जी को डॉक्टर ने कमजोरी के कारण घी दूध खाने के लिए बोल रखा था, लेकिन जब बहू ने घी का डिब्बा उठाकर ही रख दिया तो फिर क्या कर सकते थे? उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अलग से घी ला सकते। तो ललिता जी उन्हें बड़े प्यार से समझा देती थी। अपनी बेबसी पर चौधरी प्रसाद जी आंसू बहा कर रह जाते थे। कुछ दिनों बाद उनके घर में बहू के मायके वाले आने वाले थे। गुंजन तो सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी। घर पकवानों की खुशबू से पूरी तरह से महक रहा था। कचौरी, हलवे और पूरियों की महक घर में चारों तरफ फैली हुई थी। तभी दीपक आकर बोला, पापा जी, आप और माँ आज कमरे से बाहर ना निकलना, या फिर एक काम कीजिए, किसी मंदिर या पार्क में चली जाइए, क्योंकि घर पर गुंजन के भाई और भाभी आ रहे हैं। बड़े ही पैसे वाले हैं, यहीं रुकेंगे और नाश्ता खाना भी यहीं पर करेंगे, तो रात निकल जाएगी। आप लोग घर में रुकोगे तो गुंजन अपने मायके वालों की खातिरदारी करेगी या फिर आप दोनों को संभालेगी। पर बेटा, ऐसी गर्मी और धूप में हम बाहर कहाँ जाएंगे? और फिर मुझसे और तेरे पापा से दिन भर बैठा भी तो नहीं जाता है। हम यही कमरे में रह लेंगे, कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। ललिता जी अपने बेटे के आगे नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए बोली। दीपक ने कुछ सोचकर फिर हाँ कहा, ठीक है, पर कमरे से बाहर नहीं आना। और यह कहकर उसने बाहर से ताला लगा दिया। दिन भर हो गया, खाने का भी समय हो गया था, पर ससुराल वालों की खातिरदारी में दीपक भूल गया कि उसके माँ बाप ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पानी का जग भी खाली हो गया था। ललिता जी ने पानी के लिए दरवाजे पर खटखटाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। थोड़ी देर बाद चौधरी जी ने बेटे को फोन लगाया, तो दीपक जल्दबाजी में था। पापा, जल्दी बोलो, मेरी मूवी छूट जाएगी। बेटा, पानी नहीं है और भूख भी लग रही है, दरवाजा तो खोल दो। ओहो पापा, हम अभी तो आए हैं, आप थोड़ा सब्र नहीं रख सकते हो? थोड़ी देर भूख प्यास नहीं रह सकते हो क्या? परेशान करके रख दिया है। और इतना कहकर दीपक ने फोन रख दिया। दोनों दंपत्ति मन मार कर रह गए और रात को भूखे ही सो गए। हालांकि ऐसे में नींद मुश्किल थी। रात को मेहमान जा चुके थे। सुबह दरवाजे पर आहट हुई और दरवाजा खोला गया, तो ललिता जी को राहत की सांस आई। गुंजन, तेरे पिताजी रात भर से भूखे हैं, उन्हें खाने को दे दो।
रात का जो भी बचा हुआ हो वही दे दो। खाने में तो कुछ नहीं बचा है माँ जी। मैंने भाई भाभी को जो बचा था सब कुछ पैक कर दिया। आपको जल्दी उठकर बोलना चाहिए था। अब सुबह सुबह मुझे भी 10 काम होते हैं। अभी खाना बना रही हूँ, पहले ये ऑफिस चले जाएं, फिर खा लेना। जब तक आप यह बर्तन निपटा दीजिए। रात को देर से आए थे, बर्तन से सिंक भरा हुआ है। ऐसे में मुझसे तो खाना भी नहीं बनाया जा रहा। गुंजन चिढ़ते हुए बोली। ललिता जी मन मारकर बर्तन मांजने लगी। गरम तवे पर पनीर के बनते देसी घी के पराठे की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। गुंजन 4 पराठे बनाकर ले गई और दीपक के साथ नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद बोली, अपने और पिताजी के लिए नाश्ते में रोटी सेक लीजिए। पनीर का मसाला खत्म हो गया है। ललिता जी बर्तन छोड़कर मुड़ी ही थी कि गुंजन फिर से बोली, पहले बर्तन तो सारे मांज लो। बर्तन मांजते मांजते काफी देर हो गई थी। ललिता जी ने फटाफट आटा लगाया, 4 रोटी और अचार लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। बड़ी देर लगा दी रोटी लाने में। मेरा तो भूख के कारण पेट दर्द करने लगा। चौधरी जी यह कहकर रोटी खाने लगे। हालांकि बिना घी की रोटी खाने में मुश्किल हो रही थी, फिर भी वह खा रहे थे, जिसे देख ललिता जी की आंखें नम हो गईं। जिस बेटे को बड़े ही नाजों से पाला पोसा था, अच्छा खिलाया पिलाया था, उसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को 2 समय के खाने के लिए तरसा दिया था। शादी के 10 बरस बाद ललिता जी की गोद भरी थी। दीपक के आने से उनके जीवन का खालीपन खत्म हो गया था। दीपक घर का इकलौता और लाडला बेटा था। बस उसके मुंह से किसी चीज के निकलने की देर थी, वह हाजिर हो जाती थी। दुकान से ज्यादा कमाई तो नहीं थी, फिर भी वह हमेशा कोशिश करते कि दीपक की हर इच्छा पूरी हो सके। अपने बेटे को भी वह अच्छे से घी लगाकर रोटी खिलाते थे, क्योंकि दीपक सब्जी कम खाता था। उसे खिचड़ी और रोटी घी से चुपड़ी हुई दूध में डालकर खाना बहुत ही पसंद था। दोनों अपने बेटे को अच्छा खिलाते पिलाते थे, चाहे खुद कम खा लेते थे। और दीपक पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, इसलिए चौधरी साहब ने उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी पैसा खर्च कर दिया था। फिर दीपक ने भी दिन रात काफी मेहनत की और एक सरकारी बैंक में उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही रिश्ते भी आने शुरू हो गए। गुंजन बहुत ही सुंदर थी। वह एक नजर में ही दीपक को पसंद आ गई और उसने उससे शादी की। और उसके बाद शादी होते ही दीपक उसके आगे पीछे रहने लगा। उसकी सुंदरता का पुजारी बनकर ही रह गया था। वह जैसा कहती वह वैसा ही करता था। अपनी माँ और पापा की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता था। बस गुंजन जो बोल दे उसे ही सच मानने लगा। वह अपने सास ससुर के खिलाफ दीपक के कान भरती रहती। गुंजन बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति की लड़की थी। वह खुद पर और दीपक पर कितना भी खर्च कर लेती, पर जहाँ सास ससुर पर खर्च करने की बात आती थी तो महंगाई का रोना लेकर बैठ जाती थी। समय के साथ उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब सास ससुर बूढ़े हो चले थे। बीमारी के प्रति लापरवाही ने चौधरी जी को और भी बीमार बना दिया था। दीपक ने उन्हें कभी अच्छे डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। ऐसे ही घरेलू इलाज से उनका जीवन चल रहा था। अब उनसे अपनी दुकान पर भी नहीं बैठा जाता था और दीपक के पास दुकान संभालने का समय नहीं था, तो जो भी सामान दुकान में था उसे बेचकर दुकान बंद कर दी गई। पहले दुकान की कमाई से हाथ में पैसा तो रहता था, पर अब उनके हाथ में एकदम से खिंच गए थे। 100 रुपए के लिए भी बेटे बहू के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। दोनों की स्थिति दर्दनीय हो रही थी। बहू के साथ बेटा भी माँ बाप की परवाह नहीं करता था। उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, दवाई घर में है या नहीं है, दीपक को उनकी कुछ भी परवाह नहीं थी। दोनों बस कहने को अपने बेटे बहू के पास रह रहे थे, हम कहीं और चलते हैं, मुझसे अब यह और नहीं रहा जाएगा, मेरा तो दम घुटता है यहाँ। चौधरी जी की आंखों में आंसू लेकर बोले, हाँ मन तो मेरा भी करता है, इससे अच्छा तो भगवान हमें औलाद ही नहीं देता। 10 साल बाद भगवान ने हमें औलाद इसीलिए दी ताकि हम बुढ़ापे में इतना दुखी रहें।
और अपनी औलाद के हाथों इतनी तकलीफें झेलें। इससे अच्छा तो हम भी औलाद ही अच्छे थे। हमारे बेटे ने हमें खाने के लिए भी तरसा दिया है, दवाइयाँ भी लाकर नहीं देता, कभी हमारे पास आकर बैठता भी नहीं है। बहू को क्या दोष देंगे, बेटा ही जब कपूत निकला। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती हूँ, मुझे आत्मसम्मान से जीना है। ललिता जी रोते हुए बोली, मैं कर भी क्या सकता हूँ ललिता, आत्मसम्मान से जीने के लिए पैसा चाहिए, वह हमारे पास है नहीं। दुकान में माल भी नहीं है, पेंशन मिलती तो सिर उठाकर जी सकते थे। ना तो बेटा है, ना ही पेंशन है। इन हालातों में हम क्या कर सकते हैं। हमारा जीवन तो अब ऐसे ही निकलेगा। अब और दिन ही कितने बचे हैं हमारे पास। इसी तरह से जी लेते हैं हम बूढ़े, और क्या कर लेंगे। चौधरी प्रसाद जी ने दर्द से कराते हुए कहा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें हिम्मत जुटानी होगी। बेटे बहू के जूते मैं रोज रोज नहीं खा सकती हूँ। मेरा मान सम्मान सब आहत हो रहा है। हमें अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ललिता जी बोली, सुनो जी, दुकान तो अपनी ही है, हम उसे बेच भी सकते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं अपने हुनर को बाहर लाऊं। आपको तो पता है कि मैं अचार कितना अच्छा बनाती हूँ। हम अचार का बिजनेस करते हैं, उसमें कमाई भी बहुत अच्छी होती है। कमाई तो ठीक है, पर उसमें पैसा लगाने को भी तो चाहिए, घर भी रहने को चाहिए। हाँ वो तो है। ललिता जी फिर सोच में पड़ गई, फिर तभी खुशी से बोली कि मेरे पास कुछ गहने हैं, यह चूड़ियां, अंगूठियां और कानों के झुमके, जो अभी तक बहू की नजरों से बचे हुए हैं। घर तो इन दोनों ने हमसे हथिया लिया धोखे से, हमारे साइन ले लिए थे, पर दुकान तो अभी भी हमारे नाम पर ही है। हम वह दुकान बेच सकते हैं, लेकिन यह सब योजना बनाने में कुछ समय तो लगेगा और किसी का सहारा भी चाहिए होगा। मैं अकेला इतनी भागदौड़ कैसे करूंगा। चौधरी जी बेबस होकर बोले, हाँ, हम कुछ दिनों के लिए मेरी बड़ी बहन के घर चलते हैं, उनके बच्चे हमारी मदद जरूर कर देंगे। ललिता जी विश्वास के साथ बोली, गुंजन और दीपक बेटा, तुम्हारी बड़ी मौसी हमें बुला रही हैं, हम कुछ दिनों के लिए वहां जाना चाहते हैं। हमेशा के लिए चले जाओ, कुछ दिनों के लिए क्यों जा रही हो। गुंजन तुनकते हुए बोली। दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया, रिक्शा किया और बस से बड़ी बहन के यहाँ चले गए। ललिता जी ने बड़ी बहन को सब कुछ बता दिया। उनके बच्चे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए थे। चौधरी जी को साथ लेकर वह चुपके से दुकान बेचने और इस शहर में एक कमरे वाला घर खरीद लिया। साथ में अचार बनाने वाले बर्तन और अचार बनाने का पूरा सामान भी खरीद लिया। कुछ बर्तन और बिस्तर उनकी बहन ने दे दिए। 7-8 दिनों में सब कुछ अच्छे से हो गया। अपनी जान पहचान वालों से उनकी बहन ने ऑर्डर लेना शुरू कर दिए। ललिता जी अचार बनाकर बेचने लगी। एक दिन दीपक का फोन आया, माँ, आप वापस कब आ रही हो। गुंजन गिर गई है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने आराम करने को बताया है, तो जल्दी आ जाओ। बच्चों को और मुझको परेशानी हो रही है, खाना भी नहीं बनता है घर में, हम लोगों को भूखे ही रहना पड़ता है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एक बार तो ललिता जी भावुक हो गई, लेकिन दूसरे ही पल कड़क होकर बोली, हम दोनों वापस नहीं आ रहे हैं, अब यही रहेंगे तुम्हारी मौसी के पास ही। हमने घर ले लिया है, दुकान हमने बेच दी है और अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया है। अभी हमारे पास पैसे हैं जो दुकान बेचकर मिले थे, उनसे काम चला लेंगे। बहू से कहना अब आराम से और खूब पैसे बचाए, अब उसे हमारा खर्चा इतनी महंगाई में नहीं झेलना पड़ेगा। माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पालते हैं और वही बच्चे बड़े होकर 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा देते हैं। तुझे हमने कितने नाजों से पाला था, हमसे कहाँ क्या चूक हो गई कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह सब सुनकर दीपक एकदम आग बबूला हो गया। आपने दुकान कैसे बेच दी। मैं तो दुकान बेचकर उस पैसों से कार खरीदने वाला था। तो ललिता जी कड़क लहजे में बोली, वह मेरे पति की दुकान थी, उस पर तेरा कोई हक नहीं है। बहू ने आते वक्त कहा,
कि कुछ दिनों के लिए क्यों जा रही हो, हमेशा हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती। तो हम आ गए। अब एक बात कान खोलकर सुन लो। जिस घर में तुम रह रहे हो वह घर मेरे और मेरे पति का है, जो तुमने धोखे से हड़प लिया है। उस घर का तुम्हें किराया देना होगा, वरना मैं धोखाधड़ी का तुम दोनों पर केस कर दूंगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? एक तो धोखे से दुकान बेच दी, ऊपर से हमारे सर से छत भी छीन लेना चाहती हो। बेटा, जब तुम अपने माँ बाप के हाथ से उनका निवाला छीन सकते हो, तो मैं तुम्हारे सर से छत क्यों नहीं छीन सकती हूँ? और ये मेरा आखिरी फैसला है। या तो तुम उसका हर महीने हमें 30,000 रुपये किराया भरोगे, या फिर मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दूंगी और तुम्हें घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। सोच लो, तुम्हें कौन सा फैसला मंजूर है। इतना कहकर ललिता जी ने फोन रख दिया। उनका अचार का बिजनेस चल निकला था। उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे थे और अब उनके नाम के ब्रांड के साथ अचार के डिब्बे मॉल में भी जाने लगे थे। कुछ ही महीने में उनके दिन फिर गए। अब उन्होंने नौकर चाकर रख लिए थे। वह अपनी निगरानी में उनसे सारे अचार बनवाया करती थी। उनकी अच्छी आमदनी भी होने लगी थी। अपने माँ बाप के पास इतना बढ़ता हुआ पैसा और नाम देखकर गुंजन और दीपक माफी मांगने आए, पर ललिता जी और चौधरी जी ने उन्हें माफ नहीं किया। अब तो मजबूरी में उन्हें हर महीने 30,000 रुपये अपने माता पिता को भेजने पड़ते थे। उन्होंने लाख कोशिश की अपने माता पिता को मनाने की, पर वे अपने फैसले पर नहीं हटे और चौधरी प्रसाद जी ने अपनी वसीयत में लिखवाया कि जो भी उनके पास है, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, वे सब कुछ उनके मरने के बाद किसी संस्थान या अनाथ आश्रय में दान कर दिया जाए। हमारी मेहनत की एक एक पाई हमारे बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। इंसान हर दुख झेल सकता है अगर उसका परिवार साथ हो, मगर जब अपने ही बच्चे दुख देने लगे तो बूढ़े माँ बाप की हिम्मत टूट जाती है। जिनको पेंशन मिलती है वह तो सम्मान से फिर भी जी लेते हैं, पर जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनको अपने ही बेटे बहू के आगे हाथ रोज अपमानित होना पड़ता है। हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। समाज में हम वृद्धों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पढ़े लिखे शिक्षित समाज को इस बारे में सोचना चाहिए कि बूढ़े माँ बाप इस बुढ़ापे में कहाँ जाएं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।